हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में उसके प्रश्नों को कैसे हल करें, दूसरी बात उसके शीर्षक का निर्धारण कैसे हो, इस बात का अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं अपठित गद्यांश क्या है। अपठित आ से मतलब है अभाव, अभाव का मतलब होता है बिना या ना, और पठित का मतलब पढ़ा हुआ, अर्थात अपठित गद्यांश का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वह हुआ बिना पढ़ा हुआ। आगे ये समझें कि प्रश्नों को हल कैसे किया जाए। तो प्रश्नों के हल हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो कथन के अनुसार, दूसरा भाव के अनुसार। सो कैसे? सबसे पहले ये समझना होगा कि गद्यांश को हम कितनी बार पढ़ें तब हमें उसके उत्तर प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि कम से कम 2 या 3 बार हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके उपरांत हम समझ पाएंगे कि प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, और साथ में प्रश्नों को देखें तो उसके नीचे रेखांकित कर लें। अगर कथन या वाक्य के आधार पर प्रश्न है तो उसका उत्तर हम कथन या वाक्य के आधार पर देंगे। उदाहरण से समझते हैं, जैसे गद्यांश में आया हुआ है कि कृष्ण गाय चराने वन जाते हैं। ये गद्यांश का एक वाक्य है, और दूसरा प्रश्न उपस्थित है कि कृष्ण वन क्यों जाते हैं। तो इसका उत्तर हम वाक्य के आधार पर दे सकते हैं। तो कृष्ण वन क्यों जाते हैं, तो कृष्ण वन गाय चराने जाते हैं, तो उत्तर इसका गाय चराने जाते हैं, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके उपरांत और भी प्रश्न इस तरीके से किए जा सकते हैं कथन या वाक्य के आधार पर। जैसे यूं पूछ लिया जाए कि वन गाय चराने कौन जाता है, या गाय चराने वन कौन जाता है, तो उसका उत्तर होगा गाय चराने कौन जाते हैं, कृष्ण, तो उसका उत्तर कृष्ण हो जाएगा। और भी प्रश्न अलग तरीके से बन सकता है कि कृष्ण वन क्यों जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमने बोला था, तो वन क्यों जाते हैं, गाय चराने। गाय चराने कृष्ण कहां जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा वन जाते हैं। ठीक है। तो ये कथन के आधार पे हमने उत्तर जान लिया कि कथन के आधार या वाक्य के आधार पे हम उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि भाव के आधार पर भी हमें गद्यांश को पढ़ के ये भी जानना पड़ता है कि कुछ कथन या वाक्य ऐसे होते हैं और प्रश्न उन्हीं के आधार पर दे दिया जाता है कि कैसे जो है इसका उत्तर हम दे पाएं। उसके लिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगला कथन दिया गया है या वाक्य दिया गया है कि कृष्ण शीशे की तरह साफ हृदय वाला व्यक्ति है, या कृष्ण शीशे की तरह साफ हृदय वाला है। तो मान लीजिए प्रश्न उपस्थित हो गया कि कृष्ण किस प्रकार का व्यक्ति है, तो हम यूं लिख देंगे कि शीशे की तरह साफ है। हमारा उत्तर पुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि भावगत तरीके से अगर पूछा गया है तो हमें लिखना पड़ेगा कि कृष्ण निश्चल हृदय वाला व्यक्ति है। इसमें भी 2-3 आधार पर प्रश्न हो सकते हैं कि जैसे पूछ लिया जाए कि साफ हृदय से क्या आशय है, तो साफ शीशे की तरह साफ हृदय से क्या आशय है, तो हम बता सकते हैं कि शीशे की तरह साफ हृदय से आशय है छल कपट के बिना, अर्थात निश्चलतापूर्ण। ठीक है ना। इस तरीके से उत्तर दे सकते हैं। जैसे कृष्ण का हृदय कैसा है, अगर ये पूछ लिया तो कृष्ण का हृदय निश्चल है। ठीक है ना। तो भावगत तरीके से हमें ये समझना पड़ेगा। और ये भावगत तरीका क्या होता है, इसमें कहीं वाक्य में लोकोक्ति, मुहावरे आदि का प्रयोग हो जाता है, और जिसके आधार पर क्या होता है कि हम भटक जाते हैं और उत्तर पूर्णतः शुद्ध या स्पष्ट नहीं दे पाते हैं। अगली बात करते हैं शीर्षक की। गद्यांश या काव्यांश में पूछ लिया जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो शीर्षक का निर्धारण कैसे करें, तो शीर्षक का निर्धारण भी 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तो शब्दगत तरीके से, दूसरा भावगत तरीके से। तो शब्दगत तरीके से कैसे होगा, जैसे किसी भी गद्यांश में एक शब्द
पूरे गद्यांश में लगभग कई बार प्रयोग किया गया है, जैसे एक से अधिक बार अर्थात 5 बार, 6 बार, 2 बार, 3 बार। अगर वह शब्द बार बार आ रहा है तो हम समझ लेंगे कि गद्यांश का जो शीर्षक है वह यही है। उदाहरण के लिए जैसे कई बार आचरण शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, व्यक्ति को किस प्रकार से रहना चाहिए, उसकी आदतें किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका व्यवहार या आचरण ही बताता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तो हम समझ लेंगे कि इसमें आज पूरे गद्यांश में आचरण की बात की जा रही है, इसलिए इस गद्यांश का शीर्षक आचरण रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका है भावगत तरीके से किस प्रकार से निर्धारित करें। तो हमें संपूर्ण गद्यांश जब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये निर्धारित कर सकते हैं हम कि यह गद्यांश किस विषय पर केंद्रित है। जैसे कि मैंने लिखा है कि शीर्षक जो है गद्यांश का केंद्र बिंदु होता है, तो जिस विषय पर आधारित है अर्थात जिस विषय पर बात की जा रही है। जैसे अगर हम कहें कि राम के ऊपर कोई गद्यांश दे दिया गया, उनके पराक्रम, उनके शौर्य का वर्णन पूरे गद्यांश में किया गया, तो हम कह सकते हैं कि राम की शौर्य गाथा। इस तरीके से जिस विषय पर आधारित, या हम कहें कि विद्यार्थी जीवन पर कोई गद्यांश वर्णित किया गया है, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि उसका शीर्षक क्या हो सकता है, विद्यार्थी जीवन या विद्यार्थी काल। अच्छा, गद्यांश के शीर्षक एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन हमें जो ध्यान रखना है वह ये कि शीर्षक जो है कोई कथन या वाक्य नहीं होता है। इसको एक हम लंबे चौड़े वाक्य में पूर्ण करें वह शीर्षक नहीं कहलाएगा। शीर्षक कम से कम एक शब्द में अथवा 2 या 3 शब्द तक हम किसी शीर्षक को निर्धारित कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह कक्षा में जो समझाया गया पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कहीं भी आपको समस्या हो रही है तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं, और अगला जो टॉपिक आप समझना चाहते हैं उसके बारे में भी मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।